हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने प्रारंभ सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हमने टारगेट लिया है कि 150 डेज में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और आज इस प्रारंभ सीरीज का डे नंबर 4 है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 2। अब आप बोलेंगे सर लेक्चर नंबर 1, तो लेक्चर नंबर 1 अभी तक जिस बच्चों ने नहीं देखा है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ। वहां पे आपको नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस नाम से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी प्रारंभ सीरीज की। उसमें आपको लेक्चर नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत शानदार तरीके से मैंने उसे आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। साथ के साथ उसके नोट्स बनाओ बेटा। और अगर उस लेक्चर नंबर 1 में आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को आप छोड़ देना। हम जल्दी से जल्दी आपको वहां पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस प्रारंभ सीरीज में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम सारे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो क्लास 11th की बात हो, चाहे वो क्लास 12th की बात हो। बिजनेस स्टडीज के अंदर बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि सर केस स्टडीज समझ में नहीं आती है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, सब आपको इस क्लासरूम के अंदर ही याद करवाने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए बच्चों, अगर आप इस प्रारंभ सीरीज के 150 दिन तक यानी कि 150 डेज तक हमारे साथ बने रहते हैं तो चाहे अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको इन तीनों सब्जेक्ट में नहीं रहने वाला है। ये पूरी तरीके से एक तरीके से आपको कॉमर्स का पैकेज मिलेगा जिसमें आप हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ के साथ उससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर 150 डेज हमारा काम सिर्फ ये रहेगा कि हमें सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना है। रिवीजन इतना करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की कि आप 12th बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स लेके आएंगे। ये हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े रहने की। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और उसका लेक्चर नंबर 2। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आखिर पढ़ा क्या था। देखिए बेटा, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। हालांकि ये पांचों टॉपिक्स हमें लेक्चर नंबर 1 में पढ़ने थे, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो गया था तो हम ये पांचों के पांचों टॉपिक्स नहीं पढ़ पाए थे। सिर्फ हमने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कि आखिर बिजनेस होता क्या है। इसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा था। देन हमने 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा था, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत करी, बिजनेस के बारे में बातचीत करी, प्रोफेशन के बारे में समझने की कोशिश करी। देन मैंने बताया कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा वर्क जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर एंगेज हैं, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से, उसे हम बिजनेस कहते हैं। देन हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि आखिर बिजनेस एक्टिविटीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए, रिटर्न की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, रिस्क एलिमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, और प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाले टॉपिक को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर समझने की कोशिश करी थी। आप सोच रहे होंगे सर ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है, तो लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए बेटा, वहां पे मैंने से पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझाया है। लगभग 1 आवर की क्लास ली है इन 2 टॉपिक्स को समझाने के लिए। मेरा ये मानना है बेटा कि टॉपिक को एक ही बार में ऐसा पढ़ना है कि आपको उससे कोई रिलेटेड डाउट ना हो। कोशिश मेरी ऐसी रहेगी कि इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर इनकेस कोई डाउट निकल के आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को जरूर छोड़ें। तो आज हम रिमेनिंग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन, कि अगर एज एन इंडिविजुअल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिजनेस कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि रात को मस्त होकर सोए, सुबह उठे और चलो धंधा स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि एक दिन चला लिया दूसरे दिन बंद कर दिया। क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, रेगुलर बेसिस पर ये एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो ही हमें इस 3rd नंबर के टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं।
तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि वो क्या चीजें हैं जो हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। पहला टॉपिक हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। मेरे साथ के साथ नोट करते हुए चलना बेटा आप लोग। इसके नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, तो वहां से आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से यही एडवाइस है बेटा कि आप मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आप लिखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर पाएंगे बेटा, रिटेन कर पाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो फैक्टर है हमें ध्यान में रखना है वो होता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि आखिर हमें बिजनेस करना कौन सा है, आखिर हमें बिजनेस कौन सी लाइन का स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको यह देखनी पड़ेगी। और बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिमोट एरिया के अंदर जाके आईफोन का स्टोर खोल देते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बैड बिजनेस आइडिया है, क्योंकि अगर आप किसी बैकवर्ड विलेज में चले जाते हैं जहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, वहां पे अगर आप एप्पल का आईफोन स्टोर खोल रहे हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपके फोन सेल नहीं होने वाले हैं। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी आईफोन की स्टोर है, लोगों को बताने के लिए अच्छा लगेगा कि भाई आईफोन की स्टोर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप उसे एक रिमोट एरिया में खोल रहे हैं जहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही बिलो एवरेज है, तो जाहिर सी बात है ये एक बैड बिजनेस आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपको अपने बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट करना है कि आखिर आपको कौन सा बिजनेस परफॉर्म करना है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी डिमांड किस चीज की है। डिमांड के हिसाब से अगर आप सप्लाई दे दोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। जिस चीज की डिमांड है वो अगर आपने सप्लाई दे दी और कंटिन्यूअस रूप से दे दी तो जाहिर सी बात है आप बिजनेस में सर्वाइव कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो पहला फैक्टर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि आखिर आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसकी लाइन कौन सी होगी। लाइन मतलब किस तरीके का बिजनेस आपको करना है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर कैसे सिलेक्ट करें हम अपनी बिजनेस की लाइन को। तो डिमांड को देखो कि मार्केट में अभी किस चीज की डिमांड है, ठीक है। अब आपने मान के चलिए कि एक्स कोई चीज सोच ली कि यार हम डीओ के अंदर हम क्या करेंगे, डीओ सेल करने का काम करेंगे, यानी कि डिओड्रेंट हम प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम सेल करने का काम करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में डिमांड है इसकी, किसकी, डिओड्रेंट की। तो डिमांड तो आपने देख ली। अब डिमांड देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। भाई ऐसा नहीं है ना कि आप हर बिजनेस की नॉलेज लेके बैठे हो। जैसे आपने देखा होगा कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो है आपको शाहरुख सर पढ़ा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज में आपको पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है ना कि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, समझ लो, क्योंकि सारी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मेरे पास है लेकिन पूरी नहीं है। अच्छा, पूरी तो कभी किसी के पास आ नहीं सकती है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है एक इंडिविजुअल की कि हमें सब आता है, सब नहीं आ सकता हमें, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि हमें सब पता है तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें सब पता नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि चीजें बहुत सारी चीजें क्लियर है बेटा। लेकिन हाँ, बिजनेस स्टडीज में अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं। तो याद रखना बेटा, बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट करने से पहले आपको डिमांड को पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। अब आपने सोच लिया कि यार इस एक पर्टिकुलर चीज को हमें प्रोड्यूस करना है, तो वो अगर आपने पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने की डिमांड को देख लिया है तो उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज भी लेनी पड़ेगी कि आखिर इस बिजनेस को करना कैसे है, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है, किस तरीके से मार्केट में उतरा जाए, किस तरीके से मार्केट में अपनी सर्वाइवल पोजीशन को बनाया जाए। देन जाके हम क्या कर पाएंगे बेटा, बिजनेस को आगे अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे। और नॉलेज गेन करने के बाद आती है बेटा चीज किसकी, प्रॉफिट की, क्योंकि आप बिजनेस ओपन करने से बाद तुरंत ही आप प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखिए बेटा, मार्केट में कितने सारे डिओड्रेंट चल रहे हैं, मार्केट में कितनी सारी कंपनीज परफ्यूम सेल कर रही है, मार्केट में कितनी सारी कंपनी सोप सेल कर रही है, नहाने का जो साबुन होता है, कॉस्मेटिक्स कितने सारी कंपनी के चल रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है कि नहीं है। लक्स का सोप आता है, डेटोल आता है, हमाम आता है, लाइफबॉय आता है ना, ऐसे डव आता है, ऐसे बहुत सारे साबुन आते हैं, आते ही नहीं आते बेटा। तो सबकी नीड अलग अलग है, लेकिन सब मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करते आप प्रॉफिट एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइवल इज द बिगेस्ट टास्क, आपको सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस की लाइन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज आपने ले ली, तो पहले आप सर्वाइव करेंगे, देन उसके बाद आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो याद रखना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जो पहला फैक्टर ध्यान में रखना है वो ये रखना है, सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस, कि आप कौन सी बिजनेस के या किस तरीके का बिजनेस आप परफॉर्म करना चाहते हैं,
उस लाइन को सिलेक्ट आपको करना है। और सेलेक्ट कैसे करेंगे? डिमांड को स्टडी करेंगे। जब डिमांड आपको दिख गई तो उसके बारे में आप नॉलेज लेंगे, देन जाके आप प्रॉफिट की तरफ क्या करेंगे बेटा? स्विच करेंगे। तो ये पहला फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें किस लाइन का आखिर बिजनेस करना है। डिमांड को स्टडी करो, उसके बारे में नॉलेज लो, देन आप प्रॉफिट पे क्या कर सकते हैं बेटा? स्विच कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? अब मान के चलिए कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कि आपको इस फील्ड का बिजनेस करना है। देन सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड फैक्टर आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन, कहीं ना कहीं बिजनेस को डालोगे भी तो सही, कहीं ना कहीं बिजनेस को रन भी तो करोगे, तो बिजनेस की लोकेशन को भी आपको लोकेट करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। अब लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें सर? तो लोकेशन सेलेक्ट करी जाती है बेटा डिमांड और रॉ मटेरियल्स को देखते हुए। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बेटा। आप मार्केट में बहुत सारे लोग शॉपिंग करने जाते होंगे, कभी कभी आप हैवी बल्कि आइटम्स लेने जाते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मान के चलिए कोई फर्नीचर आइटम वो परचेस करने गए हैं। तो आपने देखा होगा बेटा शोरूम के अंदर सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है। बहुत बार शोरूम का मालिक क्या बोलता है कि गोडाउन से लेके आता हूं चीजें। क्या बोलता है वो? गोडाउन से चीजें मंगवाते हैं। तो आप पूछेंगे गोडाउन कहां है? तो यहां नजदीक में। गोडाउन पास में क्यों है? गोडाउन पास में इसलिए है क्योंकि अगर गोडाउन को अगर आप दूर रख देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपको अपने गुड्स की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, और गुड्स की अगर आप प्राइस बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा। तो गोडाउन पास में क्यों होता है? गोडाउन एक बड़ी जगह होती है जहां पे आप अपने माल को स्टॉक करके रख सकते हैं, वहां से फटाफट आइटम आ जाता है और आप उसे क्या कर देते हैं? कस्टमर को सेल कर देते हैं। सेम वही सिचुएशन होती है बिजनेस की। मान के चलिए आप जैगरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा? जैगरी। जैगरी हम बोलते हैं जो गुड़ हम खाते हैं, है ना? गुड़ होता है ना, गुड़ सर्दियों में गुड़ खाया जाता है जो अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा। तो जैगरी जो बनती है बेटा वो शुगर केन से बनती है। अब मान के चले कि कोई फैक्ट्री अगर जैगरी का प्रोडक्शन कर रही है तो वो अपनी फैक्ट्री को उस जगह पे सिचुएटेड करेगी जहां पे शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल नजदीक में ही मिल जाए। भाई जैगरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब मान के चलिए कि राजस्थान में आपने लगा रखी शुगर जैगरी की फैक्ट्री, और शुगर केन आप मंगा रहे हो बेटा महाराष्ट्र से। इमेजिन करो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूं कि आपने फैक्ट्री लगा रखी है जैगरी प्रोडक्शन की, कहां पे? राजस्थान में, और जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा है वो आ रहा है महाराष्ट्र से। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? तो बिजनेस को लोकेट करते वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी डिमांड उस एरिया में है या नहीं है। साथ के साथ अगर डिमांड है तो रॉ मटेरियल आसपास में अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दो फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। डिमांड वाला मैं वापस से एग्जांपल आपको देता हूं बेटा। आपने किसी ऐसे जगह पे आईफोन स्टोर खोल दिया जहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बिलो एवरेज है, तो ये आपने डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस को सेटअप नहीं किया। भाई एक रिमोट एरिया में जहां पे लोगों को आईफोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वहां पे अगर आप आईफोन स्टोर खोल दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी वहां पे सेल नहीं हो पाएगी। तो मतलब आपने डिमांड को सही तरीके से स्टडी नहीं किया। दूसरा, अगर आपने किसी ऐसी जगह पे फैक्ट्री को सेटअप कर दिया जहां पे जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल 100, 150, 2-3 हजार किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। तो ये भी सही चीज नहीं है। तो याद रखना, जब अगर आप अपनी बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप बिजनेस को लोकेट करेंगे तो आपको डिमांड को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि नजदीक में रॉ मटेरियल्स कहां कहां पे मिल रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको यहां पे इसको ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल वाला मैं एक बार आपको वापस से एग्जांपल दे देता हूं बेटा। एज्यूम कीजिए, लेट अस सपोज, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अगर मैंने एक जैगरी की फैक्ट्री को ओपन किया है, और अगर मैं जैगरी के अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है वो शुगर केन लगता है, और शुगर केन में मंगा रहा हूं महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से शुगर केन राजस्थान में आने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो ये एक सही तरीका नहीं है बिजनेस को लोकेट करने का। बिजनेस को लोकेट ये सोचते हुए किया जाता है कि जिस चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो हमें आसपास के एरिया में ही मिल जाए। बात समझ में आई है नहीं? तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बिजनेस को लोकेट करना पड़ता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बिठाना होगा। तो ये दो फैक्टर्स आप समझो। पहले कोई भी अगर इंडिविजुअल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा कि वो लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करे कि आखिर उसे किस फील्ड में बिजनेस करना है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कोई सर्विसेज देनी है। ठीक है। दूसरा, जब ये चीज सेलेक्ट हो जाए तो आपको अपने बिजनेस की लोकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोकेशन बिजनेस की कहां पे रखें। मान के चलिए कि आप किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां पे आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मान के चलिए कि आप किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां पे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को वहां पे सेटअप करो जहां पे आपको चीप लेबर मिल जाए। अब आपने ऐसी जगह पे बिजनेस को सेटअप किया जहां पे लेबर ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत दूर से लेबर लेके आनी पड़ेगी, तो लेबर को लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
प्लस लेबर को आपको वेजेस भी देने पड़ेंगे, तो ये तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जिसमें आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को वहां पे लोकेट करो जहां पे आपको चीप एंड हार्ड वर्किंग लेबर आसानी से मिल जाए और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए। इसे हम कहते हैं लोकेशन ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखना। तो ये दो फैक्टर्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करना है। आफ्टर दिस पॉइंट आपको अपने बिजनेस को लोकेट करने के लिए इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर बेटा? यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? दूसरा क्लियर हो गया बेटा लोकेशन ऑफ बिजनेस। तीसरा देखिए, तीसरा आएगा बेटा फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। भाई बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे होगा? भाई बिजनेस कौन सा करना है ये सोच लिया, लोकेशन क्या रहेगी बिजनेस की ये भी सोच लिया, लेकिन फाइनेंस कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा किन किन सोर्सेस से आ सकता है? पहला, जो बिजनेस को रन कर रहा है, एक तो उसकी अपनी खुद की सेविंग हो सकती है, ठीक, सेविंग्स भी हो सकती है उसकी। दूसरा, वो बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन बैंक से लोन लेगा तो बैंक को क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तीसरा, वो रिलेटिव से भी एज अ क्रेडिट वगैरह या प्रॉफिट के बेसिस पर पैसा ले सकता है। डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। तो अगर आपने बिजनेस के लाइन को सेलेक्ट कर लिया है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, लोकेशन भी उसकी देख ली कि कहां यहां पे हम बिजनेस करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे हम बिजनेस करेंगे, देन तीसरा स्टेप आता है बेटा फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए आपको चाहिए बेटा पैसा। अब पैसा कहां कहां से आ सकता है? तो सेविंग से आ सकता है। हो सकता है कि इंडिविजुअल के पास सेविंग अच्छी हो, तो वो उन सेविंग्स का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकता है बेटा? बिजनेस को रन कर सकता है। लोन वो मार्केट से ले सकता है, बिजनेस से, वो बैंक से वो लोन ले सकता है, लेकिन हाँ लोन लेने पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और रिलेटिव से भी वो पैसा उधार ले सकता है। अच्छा, और भी तरीके हैं जहां से हम फाइनेंस को अरेंजमेंट कर सकते हैं। डिबेंचर्स हो सकते हैं बेटा, है ना, आईपीओ इश्यू करके हम पैसे को ले सकते हैं, लेकिन ये चीजें हम आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। मोटा माटी अभी आप ये समझिए कि अगर हम ये दो स्टेप पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो बिजनेस के अंदर बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस को अरेंज करना पड़ता है कि बिजनेस को रन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो कैपिटल कहां कहां से आ सकती है? सेविंग से आ सकती है, हम बैंक वगैरह से लोन ले सकते हैं, या रिलेटिव से भी हम पैसा ले सकते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर होगा बेटा जो एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करने से पहले अपने ध्यान में रखता है। क्लियर? चौथा क्या हो जाएगा बेटा? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। किस तरीके का फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम सेकंड चैप्टर में और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये क्या है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस? यानी कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन करना चाहते हैं क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिर्फ इसमें एक इंडिविजुअल मालिक हो, या कोई आप पार्टनरशिप फर्म रन करना चाहते हो, यह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या कोई आप कंपनी फॉर्म करना चाहते हो, यह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसका फॉर्म कैसा रहने वाला है। फॉर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल ही मालिक हो, सारे डिसीजन वही लेगा, सारा प्रॉफिट उसका, सारा नुकसान उसका। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हो, और कंपनी में मल्टीपल मेंबर्स होंगे। हालांकि इन तीन टॉपिक्स को हम आगे के लेक्चर्स में और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है और कंपनी क्या होती है। लेकिन फोर्थ फैक्टर क्या है बेटा कि किस फॉर्म का आपको बिजनेस करना है। मतलब आप अकेले मालिक रहना चाहते हो, दो या दो से ज्यादा मालिक रहना चाहते हो, या मल्टीपल मेंबर्स आप लोग कंपनी के अंदर मालिकाना हक रखना चाहते हैं। वो फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म तरीके का बिजनेस रन करना चाहते हैं। आप अगर आपको इंटरफेयर पसंद नहीं है किसी का, कि नहीं मैं अगर धंधा कर रहा हूं तो मुझे किसी की कोई नहीं सुननी पड़े, मैं अपने हिसाब से अपना फैसला लूं, अपने हिसाब से अपना काम करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला फॉर्म आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी थोड़ी सी कैपिटल बढ़ जाए और मुझे कोई अच्छा सा एडवाइजर भी मिल जाए जो मेरे साथ काम कर सके और प्रॉफिट और लॉस को बराबर शेयर कर सके, तो आप पार्टनरशिप की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनी भी आगे जाके आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको 4 फैक्टर समझने हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्या क्या? पहला, आपको लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करना है बेटा कि कौन सी बिजनेस आपको करनी है। दूसरा, उसकी लोकेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और लोकेशन वहां पे वो ज्यादा बेस्ट रहेगी जहां पे आपको रॉ मटेरियल्स नजदीक में मिल जाए, या उस पर्टिकुलर एरिया में जिस चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड भी वहां पे होनी चाहिए। मान के चलिए आपने किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस सर्वाइव
नहीं कर पाएंगे। तीसरा, फाइनेंस अरेंजमेंट, कि आपको फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि पैसा कहां से लेके आना है, सेविंग्स में से उठाना है या लोन ले बैंक से या फिर रिलेटिव से पैसा वगैरह ले। और चौथा क्या है बेटा, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक अकेला मालिक आपको रहना है, पार्टनरशिप या कंपनी। इन टॉपिक्स को हम आगे और भी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताइए कि चारों के चारों टॉपिक आपको क्लियर हो गए क्या? आई होप आपको ये चारों के चारों टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियोस पसंद आ रही है बेटा तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। चलिए फिफ्थ फैक्टर देखते हैं बेटा। फिफ्थ फैक्टर रहेगा बेटा साइज ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस कौन सा रखना चाहते हैं, मतलब बिजनेस की साइज क्या रहे। अब साइज का मतलब क्या है? साइज का मतलब है कि आप छोटा बिजनेस रन करना चाहते हैं या बड़ा बिजनेस रन करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, बड़ा बिजनेस होगा या छोटा बिजनेस होगा। जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं और बड़े बिजनेस होते हैं। बड़े बिजनेस में बड़ा मुनाफा भी होता है लेकिन बड़े रिस्क भी होते हैं। स्मॉल बिजनेस में मुनाफा थोड़ा कम होता है और रिस्क भी थोड़े से क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। तो आपको अपने फाइनेंस अरेंजमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की साइज क्या रहने वाली है। आप अगर एक कंपनी रन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप कंपनी फर्म रन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात आपको थोड़ी सी कैपिटल कम लगेगी। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहते हैं जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल मालिक होता है तो वहां आपको और कैपिटल थोड़ी सी कम लगेगी। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको यह भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी बिजनेस की साइज क्या होनी चाहिए, आपका विजन क्या है, आप इन फ्यूचर अपने आप को कहां देखते हैं। आप एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं या एक छोटी कंपनी बनाना चाहते हैं, वो चॉइस एज एन इंडिविजुअल आपकी होती है कि आप कैसा बिजनेस रन करने वाले हैं। बिग बिजनेस रन करेंगे तो जाहिर सी बात उसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे लेकिन रिस्क भी उसमें बहुत ज्यादा रहेगा। स्मॉल बिजनेस आपका रहेगा तो उसमें कैपिटल भी कम लगेगी, मुनाफा थोड़ा कम होगा लेकिन साथ के साथ रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहीं पर अगर आप बिग बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहां पे आपको फाइनेंस अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं लेकिन साथ के साथ रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी भी वहां पे ज्यादा रहती है। तो ये फिफ्थ फैक्टर है बेटा, जो एज एन इंडिविजुअल अगर आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बिजनेस रन करना चाह रहे हैं उसकी साइज क्या होनी चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और लास्ट आपको फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, टैक्स वाला सिस्टम। टैक्स क्या होता है बेटा? टैक्स मतलब अपनी इनकम का एक वो पार्ट बेटा जो आप गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हो। अब गवर्नमेंट को क्यों देना है? देखिए बेटा, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई से भी डिनेस्टी को उठा के देख लीजिए, कोई से भी एम्पायर्स को आप उठा के देख लीजिए, जिन्होंने भी अपनी प्रजा को रन किया है वो टैक्स के पैसों से ही रन किया है। इतिहास में चलता आया है, चाहे हम मौर्य एम्पायर की बात करें, चाहे हम गुप्ता एम्पायर की बात करें, चाहे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बातचीत करें, चाहे हम मुगल एम्पायर के बारे में बातचीत करें, या हम राजस्थान के अंदर है ना राजपूत के बारे में बात करें, जो राजपूत होते हैं उनके बारे में हम बातचीत करें। राजस्थान का जो नाम ही है वो राजपूतों के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है किसी भी एरिया को रन करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है? तो गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से हमारे लिए रोड्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है ना, रेलवे के ट्रैक्स बिछवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाती है, पब्लिक सेक्टर की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हो गए, पब्लिक प्लेग्राउंड्स वगैरह हो गए, पब्लिक जिम वगैरह हो गए। ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है इन टैक्स के पैसों से ही। तो जाहिर सी बात है टैक्स का सिस्टम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपकी बिजनेस की साइज बड़ी होगी तो आपको टैक्स भी ज्यादा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और अगर आपकी बिजनेस की साइज थोड़ी स्मॉल है तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो याद रखना, टैक्स एक वो आपकी इनकम का पार्ट है जो आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो। अगर आप नहीं करोगे तो वो जो पैसा आप कमा रहे हो वो ब्लैक मनी की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि आपने सारा पैसा अपने पास रखा, गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया। गवर्नमेंट को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएगी और चीजें और महंगी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है टैक्स देना एक अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, इंडिया के अंदर टैक्स सिस्टम के अंदर भी काफी सारे लूप होल्स हैं, उनके अंदर अभी सुधार होना बाकी है। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी जो निर्मला सीतारमण जी, वो काफी ज्यादा इस पर अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर अपन कभी और डिस्कस करेंगे इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में। तो ये कुल 6 फैक्टर्स है बेटा जो एक इंडिविजुअल को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से, वापस से एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, साथ के साथ मेरे पढ़ते हुए चलिए बेटा। सबसे पहले कौन सा बिजनेस, किस लाइन का आपको बिजनेस करना है उसको सेलेक्ट करना, डिमांड को देखेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे, देन प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। सेकंड, बिजनेस की लोकेशन क्या रहेगी। अब बिजनेस की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स पे फोकस करो। अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो रॉ मटेरियल नजदीक में मिल जाना चाहिए और मार्केट में उस चीज की डिमांड है या नहीं है। तीसरा, फाइनेंस अरेंजमेंट, कि बिजनेस जो हम करने वाले हैं उसका पैसा हम कहां से लेके आएंगे, यह आपको देखना है। चौथा, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रन करनी है,
पार्टनरशिप रन करनी है या कंपनी बनानी है, ये भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको साइज ऑफ बिजनेस के बारे में देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की साइज क्या है, आपको बड़ा बिजनेस रन करना है या छोटा बिजनेस रन करना है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। और टैक्स सिस्टम को आपको ध्यान में रखना है। टैक्स एक वो पोर्शन है आपकी इनकम का जो आपको गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पर डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अगर आप बड़ा बिजनेस रन करेंगे तो जाहिर सी बात है टैक्स थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर आप स्मॉल बिजनेस रन करेंगे तो टैक्स वहां पे थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। हालांकि सरकार बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है तो यहाँ पे इतना ज्यादा सरकार के जरिए टैक्स नहीं वसूला जाता है, क्योंकि बिजनेस अगर होंगे, ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस इंडिया के अंदर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो करेगी। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। इसको ऐसे इमेजिन करके पढ़ो बेटा जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। एक एक चीज आपको लिखवा रहा हूं, डिटेल्ड नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। बाकी लिखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। इमेजिन करो आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो, मैं यहाँ कैमरे पे देख के नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा समझिए कि मैं आप लोगों को देख के पढ़ा रहा हूं। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत छोड़ देना ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। नोट करो बेटा इसे, फिर आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन समझ में आ गया बेटा। अब आगे देखिए, अब आ जाएगा बिजनेस रिस्क। प्यारा टॉपिक है, रिस्क है तो इश्क है। स्कैम 1992 हर्षद मेहता का ये बहुत ही फेमस डायलॉग रहा है कि रिस्क है तो इश्क है। मतलब अगर रिस्क होगा तभी आप बिजनेस सर्वाइव कर पाएंगे। सिंपल सी बात, जिसको भी बिजनेसमैन बनना है उसे रिस्क से इश्क करना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। सिंपल सी बात है, रिस्क लेना सीखोगे तभी बिजनेस कर पाओगे। ऐसा लाइफ में भी कहते हैं कि रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क जब तक आप नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो आप बिजनेस में या एक इंडिविजुअल पर्सन के कॉन्सेप्ट में भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, एज अ बिजनेसमैन अगर आपको रिस्क से इश्क नहीं है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। जो रिस्क लेना नहीं जानता है, बिजनेस उसके लिए नहीं बना है, ये बात ध्यान रखना। तो जहां जहां बिजनेस होगा वहां वहां रिस्क होगा ही होगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर ये रिस्क होता क्या है? रिस्क एक इस तरीके की फीलिंग है कि हमारे बिजनेस के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और कुछ गलत का मतलब क्या होता है? कुछ गलत का मतलब है कि हमें कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए। सिंपल सी बात। रिस्क का मतलब क्या है? ये रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब ये है कि लगातार एक बिजनेसमैन के दिल में ये फीलिंग रहती है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए एज अ बिजनेसमैन। और कुछ गलत ना हो जाए का मतलब क्या है कि कहीं मुझे बिजनेस में घाटा या लॉस ना लग जाए। ये हम कहते हैं बेटा, कहने का मतलब रिस्क। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिस्क कहते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क आएगा ही आएगा, लेकिन हर बार रिस्क आपके लिए लॉस लेके नहीं आता है। अगर आप मार्केट को सही तरीके से स्टडी करके परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत बार रिस्क लेना भी आपके लिए क्या होता है बेटा? एक पॉजिटिव एडवांटेज लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जियो की सिम बेटा 1 साल तक नेट रिचार्ज फ्री दिया था। मतलब 1 साल तक नेट फ्री दिया था बेटा, है ना। रिलायंस ने 1 साल तक सब लोगों को नेट फ्री किया। अनलिमिटेड इस्तेमाल कीजिए, जियो की सिम धड़ल्ले से बिक रही थी, अनलिमिटेड सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे। एक रिस्क लिया था कि साल भर तक सबको क्या करेंगे? नेट फ्री देंगे, लेकिन साल भर के बाद क्या करेंगे? पैसा वसूल लेंगे। तो एक रिस्क क्या था? हो सकता है साल भर तक आपने क्या दिया भैया? नेट फ्री दिया, और जब साल भर के बाद आपने पैसा मांगा तो कस्टमर हो सकता था किसी दूसरी कंपनी के सिम कार्ड पे स्विच कर ले। लेकिन यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या रिस्क लिया कि पहले पूरे साल तक हम सभी लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को नेट फ्री देंगे, देन उसके बाद हम पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या लग जाएगी? आदत लग जाएगी हमारा नेट इस्तेमाल करने की। और 1 साल के बाद फ्री देने के बाद अगर हम उसे पैसा भी चार्ज करेंगे तो वो हमें पैसा दे देंगे। तो ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है बेटा। समझे नहीं समझ रहे बेटा आप? तो कहीं ना कहीं ये मार्केट की टैक्टिक्स होती है। और कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज समझनी चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, दुकान पे लिखा हुआ है कि फ्लैट 60% डिस्काउंट। तो कॉमर्स का स्टूडेंट फ्लैट 60% डिस्काउंट पे बाद में फोकस करता है। पहले जो नीचे छोटा सा स्टार बना के लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई, वो उस पर पहले फोकस करता है। ये कॉमर्स के स्टूडेंट की एक बहुत ही खास बात होती है। वो लालच में नहीं आता है कि फ्लैट 60% डिस्काउंट लो, चलो चले शोरूम के अंदर चले, कपड़े खरीद लेते हैं, जूते खरीद लेते हैं। नहीं, वो पहले जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई लिखा होता है वो उस पर फोकस करता है। तो आपको भी ऐसा ही कॉमर्स स्टूडेंट बनना है बेटा, लालच में नहीं आना है। कॉमर्स स्टूडेंट की एक खास बात है कि वो कभी ठगाई में नहीं आ सकता।
ठगने में नहीं आना है कभी भी, ये बात ध्यान रखना है। हम कॉमर्स के विद्यार्थी, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और क्लास 11 के हम स्टूडेंट हैं, तो याद रखो इन सब लालचों से, इन सब प्रलोभनों से ना बच के रहो, ठीक है। चीजें क्लियर है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखना, वापस से मैं रिस्क वाले टॉपिक पे आता हूं। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो रिस्क से आपको इश्क करना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। और याद रखना, रिस्क में कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन अगर आप तरीके से चीजों को, प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत बार रिस्क आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी देके जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा होगा ही होगा। तो यहां हमें क्या समझना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। कितने तरीके के रिस्क होते हैं बेटा? दो तरीके के रिस्क होते हैं, ठीक है। एक रिस्क होता है बेटा प्योर रिस्क, प्योर रिस्क, और एक होता है बेटा आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। एक होता है बेटा आपका प्योर रिस्क और एक होता है बेटा आपका क्या, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अच्छा, रिस्क आपको समझ में आ गया? रिस्क क्या होता है बेटा? कुछ गलत होने की जो फीलिंग होती है उसे हम रिस्क कहते हैं। एक बिजनेसमैन को लगातार ये लगता रहता है कि मुझे कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए, इसी फीलिंग को हम रिस्क कहते हैं। लेकिन अगर प्लान्ड तरीके से हम सही चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो याद रखना, रिस्क होने की, रिस्क में हमें बहुत बार प्रॉफिट भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। चीजें क्लियर है बेटा? ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बिजनेस रिस्क के अंदर। चीजें क्लियर है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क और एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है बेटा? इसमें लॉस होता है, इसमें क्या होता है बेटा, या तो लॉस होता है या फिर इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। और यहां या तो क्या होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। क्या है बेटा? आइदर प्रॉफिट और लॉस। बात समझ में आई है नहीं? देखो समझो, प्योर रिस्क क्या है? प्योर रिस्क में या तो आपको नुकसान होगा या आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब यहां पे बात नुकसान की हो रही है, लॉस या फिर नो लॉस। यहां क्या है स्पेक्यूलेटिव रिस्क में, या तो यहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा या फिर यहां पे आपको लॉस हो जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क का कोई एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में छोड़ना बेटा। एक ऐसा रिस्क का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जिसमें आपको या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क का आपको एग्जांपल में दे दूंगा। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का होमवर्क क्या है बेटा, नोट करो, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है द एग्जांपल ऑफ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। एक ऐसे रिस्क का एग्जांपल आपको बताना है जिसमें आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा, लॉस हो सकता है। ये बात आपको याद आ जाएगी बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क का एक आपको एग्जांपल बताना है बेटा अपने डेली बेसिस की लाइफ में से। एक ऐसा एग्जांपल दो बेटा जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर आपको अपने आंसरों को छोड़ना है। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क में या तो आपको लॉस होगा या फिर कोई लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपके गारमेंट की शॉप है, क्या है बेटा, एक गारमेंट की शॉप है। आप रात को शॉप बंद करके चले गए और कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान के अंदर आग लगना स्टार्ट हो गई। किसी होशियार सिटीजन ने क्या किया, तुरंत उसको लग गया कि दुकान में आग लग गई, तो उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड फटाफट से पहुंची और उसने आग लगा, वो पानी डाल के उसने क्या कर दिया, आग को बुझा दिया। तो आपके कपड़ों की दुकान पे कोई नुकसान नहीं हुआ, नो लॉस हुआ, प्योर रिस्क। लेकिन मान के चलिए कि किसी को बहुत लेट पता चला या फायर ब्रिगेड को आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो वो सारे के सारे कपड़े क्या हो गए बेटा, जल गए। तो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी बेटा, लॉस की। तो प्योर रिस्क एक वो चीज होती है जहां पे या तो आपको लॉस होता है या फिर आपको लॉस नहीं होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है, या तो यहां पे आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको कोई लॉस होगा। सर यहां पे नो लॉस का मतलब क्या है? प्रॉफिट होना नहीं, नो लॉस का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, चीज स्टेबल बनी रही। जैसे गारमेंट की शॉप है, उस पर आग लग गई, आग फैलती उससे पहले ही उसे बुझा दिया, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। समझ रहे? गारमेंट की शॉप है, गारमेंट की शॉप में आग लगना बस स्टार्ट ही हुई थी, फैली नहीं थी पूरी तरीके से, और उसके फैलने से पहले उस आग पे काबू पा लिया गया, तो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, तो नो लॉस तो है, लेकिन प्रॉफिट भी कुछ नहीं हुआ आग लगने से। तो ये वाली सिचुएशन है वो। लेकिन स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या नुकसान हो सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल एक आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना है, यही आपके लिए होमवर्क है। प्योर रिस्क मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके गारमेंट की शॉप है, उसमें अगर आग लग जाती है और तुरंत उस आग पे फायर ब्रिगेड के जरिए काबू पा लिया, तो वो नो लॉस की सिचुएशन है। लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लग गया या हमें लोगों को पता नहीं पड़ा कि आग लग गई है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ रिस्क विच इज अकर्ड इन दी बिजनेस। क्लियर है बेटा ये चीज? आपको यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क आपको समझ में आ गया? यहां तक याद रह जाएगा बेटा आपको? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए।
ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं बेटा नेचर ऑफ रिस्क। बिजनेस का नेचर क्या रहता है, इसकी प्रकृति क्या रहती है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का ही टॉपिक है, लेकिन इसको एक अलग से बना के भी आप लिख सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है उसका नेचर क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। पहला, सबसे पहले आपको क्या समझना है, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। वही मैंने आपको बताया बेटा, एज ए बिजनेसमैन आपको रिस्क से इश्क करना पड़ेगा। एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो रिस्क आपके बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। हर बिजनेस में रिस्क होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मिडिल स्केल का हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, हर बिजनेस में रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाय की दुकान पे दूध एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, हो सकता है उस दूध पे बिल्ली मुंह मार गई हो सकता है उस दूध को उबालते हुए तो फट गया हो, तो रिस्क तो वहां पे भी है। अब कहोगे सर दूध फटने से क्या होता है, अरे छोटी सी चाय की दुकान के लिए दूध फटना ही तो एक रिस्क है कि नहीं है। तो बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। चाय की दुकान का एग्जांपल ले लो बेटा, ठीक है, शुगर गिर गई, ठीक है, दूध फट गया, या दूध के अंदर कोई जानवर मुंह मार के चला गया, ठीक है, गंदा कर दिया किसी ने, तो रिस्क है, दूध खराब हो गया, अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। जिन पैसों से वो दूध को लेके आया उससे वो प्रॉफिट कमाता, लेकिन वो दूध ही खराब हो गया तो उसको नुकसान हो गया, हाँ या ना। तो याद रखना, एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का रिस्क। बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो रिस्क उसमें रहेगा ही रहेगा, हर बिजनेस में रिस्क होता है। सो याद रखना है आपको, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपको रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सर रिस्क आता कैसे, देखिए आता क्यों है। दूसरा, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज इसका मतलब क्या है, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए फ्यूचर को ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूं, फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या होगा किसको पता, किसी को नहीं पता है बेटा, है ना। और मार्केट कैसा है बेटा, अनसर्टेन है। बिजनेस का जो मार्केट है ना वो बहुत ही अनसर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो मार्केट में किसी और ने लॉन्च नहीं किया, मैंने कर दिया, लेकिन मेरे से भी बढ़िया प्रोडक्ट तुरंत किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है मेरे को क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। बात समझ में आई है नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे बेटा। तो मार्केट क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। फ्यूचर क्या है बेटा, अनप्रिडिक्टेबल है। भविष्य में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए किसी बिजनेस के अंदर प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है कुछ कंडीशंस की वजह से, सर वो कंडीशंस क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे कि रिस्क आखिर आता कैसे कैसे है, क्या क्या रीजंस रहते हैं रिस्क के पीछे। तो कभी कभी प्लानिंग के हिसाब से हमारे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाती है, तो अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती है, और इन्हीं अनसर्टेनिटीज की वजह से बिजनेस के अंदर हमें रिस्क देखने को मिलता है। क्योंकि याद रखना, मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज हमने जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई दूसरी कंपनी उससे बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट कैसा है, अनसर्टेन है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ना हम भविष्य देख सकते हैं। तो कभी कभार हमने जो प्लानिंग करी है वो एग्जैक्टली वैसे ही फिट बैठेगी, ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो हाँ, हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। क्लियर है बेटा। तो अनसर्टेनिटीज की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, कभी कभी रिस्क भी देखने को मिल जाता है। क्लियर है बेटा। और तीसरा क्या लिखोगे बेटा, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। नेचर बोल लो या साइज बोल लो, आपका बिजनेस जितने, आपके बिजनेस का जो नेचर होगा, आपके बिजनेस की जो साइज होगी, उसके हिसाब से भी बेटा रिस्क ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं तो रिस्क भी बड़ा होगा, अगर आप छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं तो रिस्क भी उसमें क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन फिर आप बोलोगे सर बड़ा रिस्क है तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा है। बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है ना भाई। रिस्क अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो ऐसा कहां मैंडेटरी है कि लॉस ही लॉस होगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर स्मॉल बिजनेस में आपको लॉस कम होगा, लेकिन साथ के साथ प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की साइज क्या है। अगर आपका बिग बिजनेस है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और रिस्क होने के चांसेस भी ज्यादा है। वहीं पर अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो लॉस होने के चांसेस भी कम है और प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम है। क्लियर है बेटा। तो रिस्क कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की क्या है बेटा, साइज क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, लास्ट के ध्यान रखना है बेटा आपको,
प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिस्क लेने वाले को क्या इनाम मिलता है? रिस्क लेने वाले को इनाम मिलता है प्रॉफिट का। मैंने क्या बताया बेटा, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको रिस्क से इश्क करना पड़ेगा, और जो रिस्क लेता है बिजनेसमैन उसको तोहफे में क्या मिलता है? उसको तोहफे में मिलता है प्रॉफिट। जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, जितना ही कम आप रिस्क लेंगे उतना ही कम प्रॉफिट होने के आपको चांसेस होंगे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं बेटा, वो अपनी रिस्क टेकिंग एक्टिविटी की वजह से ही इतने बड़े हैं। अगर वो रिस्क लेते नहीं, डरते कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमें घाटा हो जाएगा, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो कभी भी वो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े व्यापारी नहीं बन पाते। तो याद रखना, बड़े बड़े रिस्क लेने वाले को क्या इनाम मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा आपका रिस्क उतना ज्यादा आपको एज अ प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। सो दीज आर द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। कि बिजनेस रिस्क हमें क्यों देखने को मिल जाता है? एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होता है, बिजनेस की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा बिजनेस है तो बड़ा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, और रिस्क लेने से आपको इनाम में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जितना बड़ा आपने रिस्क लिया है उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। प्योर रिस्क होता है बेटा जिसमें या तो आपको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और स्पेक्युलेटिव रिस्क में या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और इसका एग्जांपल आपको किसमें बताना है? होमवर्क में बताना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है स्पेक्युलेटिव रिस्क का एग्जांपल। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना बेटा यहां तक कोई डाउट हो तो, ठीक है? क्लियर है बेटा? ऐसा समझो कि ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं बेटा आपको, ठीक है? चलिए अब आज इस लेक्चर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कि आखिर जो बिजनेस के अंदर रिस्क होता है वो किन किन कारणों की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से हमें बिजनेस के अंदर रिस्क देखने को मिलता है। सो फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेस। नेचुरल मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ये प्रकृति करती है। क्या करती है बेटा? प्रकृति करती है। नेचुरल कॉजेस होते हैं। नेचुरल कॉजेस क्या क्या हो गए? जैसे अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है, फ्लड्स वगैरह आ जाना, सूखा पड़ जाना, एक्सेट्रा। जैसे मैं एक फिल्म का एग्जांपल देता हूं बेटा, ओ माय गॉड, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी। ओ माय गॉड फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, जिसमें परेश रावल साहब थे। उनकी दुकान बढ़िया थी, लेकिन कुछ ऐसा अर्थक्वेक वगैरह आता है और उसकी दुकान टूट जाती है। और दुकान टूटने के बाद क्या करता है बेटा? वो दुकान टूट जाती है, उसको नुकसान हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि एक्ट ऑफ गॉड के तहत इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। तो वो नेचुरल कॉज है। अर्थक्वेक जो आया है वो नेचुरल कॉज है, वो मेन मेड तो है नहीं भाई, ह्यूमन बीइंग तो लाया ही नहीं नेचुरल रिसोर्स। अर्थक्वेक तो क्या है? और सॉरी, अर्थक्वेक तो जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं लेके आ सकता। तो अर्थक्वेक जो है, यानी कि जो भूकंप आना होता है, जो बाढ़ आना होती है, जो सूखा पड़ना होता है, वो नेचुरल कॉजेस होते हैं या नहीं होते? तो नेचर की वजह से होने वाले जो नुकसान होते हैं उसे हम नेचुरल कॉजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है, ठीक है, या जैसे वो मैंने ओ माय गॉड का एग्जांपल लिया जिसमें वो परेश रावल की एक दुकान रहती है मूर्तियों की, तो वहां पे उस मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी कच्ची दुकानें थी, लेकिन वो नहीं टूटती, उसकी दुकान टूट के गिर जाती है। फिर जब वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने जाता है तो एक्ट ऑफ गॉड के तहत इंश्योरेंस कंपनी से पैसे देने के लिए मना कर देती है। तो वो जो उसे नुकसान हुआ है बेटा, वो नेचुरल कॉजेस है, क्योंकि वो अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। हालांकि एंड टाइम पे आके उसे पैसे वगैरह मिल जाते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो अर्थक्वेक की वजह से उसकी दुकान जो है पूरी तरीके से डिमोलिश हुई थी, वो कौन सा कॉजेस था बेटा? नेचुरल कॉजेस था। मान के चलिए किसी किसान ने फसल ग्रो करी है बेटा, अब फसल उसने ग्रो करी नहीं करी बेटा, बढ़िया फसल पक गई, कटने का टाइम आ रहा था, लेकिन बारिश बहुत तेजी से पड़ी। अब बारिश इतनी तेजी से पड़ी कि वो सारी की सारी फसल क्या हो गई? बारिश में भीग के खराब हो गई। तो बारिश आना एक नेचुरल फैक्टर है, तो वो भी कौन सा कॉज है? नेचुरल कॉज। अब उसमें रिस्क आया नहीं आया? आया। तो बारिश आना, फ्लड आना, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ये सारे के सारे नेचुरल कॉजेस हैं। और इन नेचर के डिजास्टर्स की वजह से जो होते हैं बिजनेस के अंदर नुकसान, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिस्क कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तो कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या हो सकते हैं बेटा? ह्यूमन कॉजेस, मनुष्यों के जरिए या ह्यूमन बीइंग के जरिए लाए गए रिस्क। ये क्या होते हैं? ह्यूमन कॉजेस क्या क्या होते हैं? इनको समझिए बेटा। डिसऑनेस्टी, ईमानदारी की कमी होना, ठीक, या फिर स्ट्राइक वगैरह, हड़ताल वगैरह कर देना कर्मचारियों के जरिए। और क्या हो सकता है बेटा? केयरलेसनेस, मक्कारी होना, ठीक है। ये कुछ रीजंस है बेटा जो ह्यूमन बीइंग के जरिए बिजनेस के अंदर क्या लेके आते हैं बेटा?
क्या लेके आते हैं बेटा? रिस्क लेके आते हैं, डिसऑनेस्टी। मतलब आप अपनी कंपनी को लेकर ऑनेस्ट नहीं हो, सिंपल सी बात है। ह्यूमन कॉजेस मतलब जो ह्यूमन बीइंग के जरिए बिजनेस के अंदर रिस्क लेके आए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी बिजनेस के अंदर रिस्क लेके आता है। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है? आप अपनी कंपनी को लेकर ऑनेस्ट नहीं हो, लॉयल नहीं हो। अब आप अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को लेकर अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उस कंपनी के वर्क को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो बिजनेस का गोल सफर होगा, और बिजनेस का गोल सफर होगा तो बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है? स्ट्राइक। फैक्ट्रीज के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलती है कि सभी के सभी लेबर्स ने एक ग्रुप बना के, एक यूनियन बना के क्या बोल दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज कल से हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन बंद कर देंगे, हम जा रहे हैं हड़ताल पे। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल पे जाना। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें मान के चलिए शूज का प्रोडक्शन हो रहा है, अब मशीन शूज का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन मशीन को रन करने वाले कौन होते हैं? लेबर्स होती है। तो सभी लेबर्स ने ग्रुप बना के क्या बोल दिया कि हमारी सैलरी अगर नहीं बढ़ेगी तो कल से प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नुकसान किसको होगा? फैक्ट्री ओनर को होगा। तो स्ट्राइक भी एक रीजन हो सकता है बेटा बिजनेस के अंदर रिस्क आने का। केयरलेसनेस, मक्कारी करना, काम नहीं करना, या कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर करना, ये भी चीज क्या करती है? बिजनेस के अंदर रिस्क लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई कंपनी जो है एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जो मार्केट के अंदर रिवॉल्यूशन लेके आ जाएगा, लॉन्च करने वाली है, अभी किया नहीं है, और इस चीज की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को उसी कंपनी का एक कोई एम्प्लॉय दे देता है, तो जाहिर सी बात है दूसरी कंपनी क्या करेगी? उस आइडिया को सोच समझ के उससे बेहतरीन आइडिया बना के एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देगी। तो इससे क्या होगा बेटा? एक्स कंपनी को नुकसान हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि कोई एक्स कंपनी है जो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रही है, और इस एक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय है, मान के चलिए यश नाम से कोई एक एक्स कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय है। अब इसको पता है कि ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उसमें क्या क्या किस किस तरीके से वो लॉन्च करेगी। अब यश ने ये इंफॉर्मेशन क्या करी बेटा? वाई कंपनी को दे दी। ये लॉन्च करने वाली है, अभी किया नहीं है, वाई कंपनी को ये इंफॉर्मेशन दे दी। तो वाई कंपनी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से बोल के उस प्रोडक्ट से भी बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया और उसे मार्केट में पहले लॉन्च कर दिया। एक्स कंपनी लॉन्च करती उससे पहले ही वाई कंपनी ने क्या किया? उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। हाँ या ना? आइडिया किसका था? एक्स कंपनी का। लीक किसने करी खबर? यश ने। और फायदा किसको मिल गया? वाई को मिल गया। कौन सा कॉजेस है बेटा? ह्यूमन कॉजेस है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है बिजनेस के अंदर, जिससे भी हमें बिजनेस के अंदर रिस्क देखने को मिल जाता है, जिसे हम ह्यूमन कॉजेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेस। थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेस। अभी इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं इसको समझने की हम कोशिश करते हैं बेटा। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं? इकोनॉमिक कॉजेस में आ गया बेटा एक तो डिमांड, मार्केट में डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, और चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी। बेटा ये दोनों कॉजेस तो आपको समझ में आ गए ना? अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से या ड्राउट्स की वजह से, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो भी नुकसान होता है, जो भी रिस्क आता है बिजनेस के अंदर, उन्हें हम कौन से कॉजेस बोलते हैं? नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन बीइंग के जरिए डिसऑनेस्टी की वजह से, स्ट्राइक की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से जो बिजनेस के अंदर रिस्क देखने को मिलते हैं वो कौन से कॉजेस है बेटा? ह्यूमन कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं? मार्केट में डिमांड किसी और चीज की है और आपने सप्लाई कुछ और कर दिया है। मार्केट में डिमांड थी किसी और चीज की और आपने सप्लाई क्या कर दिया है? किसी और चीज को कर दिया है। तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, तो रिस्क है। दूसरी बात, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी नहीं किया आपने। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करता है। अगर आपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को स्टडी नहीं किया है तो भी आपके बिजनेस के अंदर रिस्क आएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आप मार्केट के हिसाब से बदलाव नहीं करेंगे, जैसे नोकिया का मैं एग्जांपल बेस्ट देता हूं बार बार। नोकिया एक टाइम का बहुत ही शानदार चलने वाला फोन था बेटा, बहुत ही मजबूत फोन रहे हैं उसके, मैंने खुद ने चलाया उसे फोन। 1110 है, 2200 है ना, ऐसे बहुत सारे फोन आए उसके मॉडल। इतना जबरदस्त फोन था बेटा, ऐसा भी कहा जाता था, ऐसे मीम बनते थे उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह था नहीं, लेकिन ऐसे मीम बना करते थे कि नोकिया के ऊपर से अगर ट्रक भी चला जाए तो भी नोकिया के फोन का कुछ नहीं होगा। ट्रक टूट जाएगा लेकिन नोकिया का फोन नहीं टूटेगा, इतने मजबूत फोन हुआ करते थे। नोकिया ने टाइम के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं किया। अदर कॉम्पिटिटर्स और भी बढ़िया बढ़िया चीजें लेके मार्केट में आ गए, इसलिए नोकिया पूरी तरीके से क्या हो गया? एक तरीके से पीछे रह गया। अब सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, आईफोन है, वन प्लस है, एमआई है, रेडमी है, ऐसे बहुत सारे फोन आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने टाइम के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस करते रहे। नोकिया उन टेक्नोलॉजी को चेंजेस करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाया, इसलिए वो इतना शानदार फोन होते हुए भी क्या हो गया? पछड़ गया। क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और लोगों के टेस्ट बदलने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात आप खत्म हो जाएंगे। तो डिमांड को अगर आपने स्टडी नहीं किया, कंपटीशन को अगर आपने स्टडी नहीं किया, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं किए, तो वो
उससे आने वाले रिस्क कौन से रिस्क कहलाएंगे बेटा? इकोनॉमिक कॉजेस कहलाएंगे। क्लियर बेटा? और कौन से कॉजेस होते हैं? तो और में आ जाएंगे अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में क्या क्या आ जाएंगे बेटा? तो अदर कॉजेस में आ जाएंगे बेटा आपके पॉलिटिकल कॉजेस। कौन सा आ जाएंगे बेटा? पॉलिटिकल कॉजेस। एक आ जाएंगे बेटा आपके पॉलिटिकल कॉजेस और एक आ जाएंगे बेटा मैकेनिकल फेलियर्स। क्या आ गए बेटा? मैकेनिकल फेलियर्स। पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या होते हैं? पॉलिटिकल कॉजेस को मान के चलिए एक अच्छी तरीके से बिजनेस रन हो रहा है, लेकिन किसी मूवमेंट की वजह से, किसी आंदोलन की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से भारत बंद का घोषणा हो जाए कि कल भारत बंद रहेगा, तो भारत एक दिन भी अगर बंद रहता है तो उसमें करोड़ों का नुकसान होता है इकोनॉमी को। मान के चलिए मैं एक फैक्ट्री प्रोड्यूसर हूं, मैं डेली बेसिस पर जो है, मान के चलिए मेरी एक शॉप है, मान के चलिए मेरी एक शॉप है, मैं डेली बेसिस पर मान के चलिए 10,000 रुपए की सेल करता हूं, जिसमें से मुझे प्रॉफिट 5,000 रुपए का हो जाता है। अगर एक दिन भी मुझे दुकान बंद रखनी पड़ी तो मुझे 5,000 को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अब आप बोलोगे सर 5,000 तो है, 5,000 ही तो है। अरे कि स्मॉल बिजनेस के हिसाब से 5,000 भी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ या ना? अब ऐसा सोचिए, एक बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसका करोड़ों में टर्नओवर हो डेली का, अगर उसे एक दिन के लिए अपने बिजनेस को बंद करना पड़े तो जाहिर सी बातों से करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो पॉलिटिकल कॉजेस भी क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए भारत बंद की घोषणा हो जाती है किसी इंसिडेंट की वजह से, तो वो जिस दिन भारत बंद रहेगा, इंडिया बंद रहेगा, उस दिन को उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अदर कॉजेस है मैकेनिकल फेलियर्स। मान के चलिए मैं एक फैक्ट्री ओनर हूं, मैं एक दिन में 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं। मान के चलिए मैं कोई भी XYZ प्रोडक्ट को क्या बन रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो एक दिन में मैं 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं। मान के चलिए कि वो 1,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन मेरे काम में आती है वो मशीन फेल हो गई, उस मशीन में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया और उसे पूरा एक दिन लग गया सही होने में। तो उस एक दिन में मैं जो 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता और उस 1,000 यूनिट के प्रोडक्शन को मैं सेल करके पैसा बनाता, मैकेनिकल फेलियर हो जाने की वजह से पूरे दिन भर में मैं 1 यूनिट का भी प्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो वो नुकसान भी किसको हुआ? मुझे हुआ। तो वो कौन सा कॉजेस हो जाएगा बेटा? अदर कॉजेस हो जाएगा। आई होप आपको चारों के चारों कॉजेस समझ में आए होंगे। तो ये कुछ कॉजेस है बेटा जिसकी वजह से आपको बिजनेस के अंदर रिस्क देखने को मिलता है। नेचुरल कॉजेस जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन कॉजेस जिसमें डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक और केयरलेसनेस हमें देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक कॉजेस, डिमांड के हिसाब से सप्लाई दो वरना रिस्क होगा, कंपटीशन को स्टडी करो, साथ के साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगातार चेंजेस करते रहो, अगर नहीं करोगे तो नोकिया की तरह खत्म हो जाओगे। अदर कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, इंडिया बंद हो जाएगा तो उस दिन का प्रोडक्शन हमारा नुकसान में चला जाएगा। मैकेनिकल यानी कि मशीन के अंदर कोई फेलियर आ जाता है तो जितना यूनिट का मैं प्रोडक्शन कर रहा था डेली बेसिस पर, अब उस पूरे दिन उस मशीन की रिपेयरिंग की वजह से मैं पूरे दिन भर में कोई भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो वो मैकेनिकल फेलियर का पार्ट है और वो भी नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ है बेटा कॉजेस है बिजनेस रिस्क के। आई होप आपको ये रिस्क वाला टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ देना, हम वहां पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। नोट्स बनाते हुए चलिए, साथ के साथ पढ़ते हुए चलिए बेटा, ठीक है। इसी तरीके से लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एक लेक्चर और लगेगा इसका मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें हम इस चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपके इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम इस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। अभी ये बात ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ इसके 5 ही टॉपिक पढ़े हैं। ओके, अब यूं मत समझना कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी हमने इस चैप्टर के सिर्फ 5 टॉपिक पढ़े हैं, अभी और भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर आने बाकी हैं, उनको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर्स में जो अभी हमने जो 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ देना, हम वहां पे आपको जवाब देंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे लेक्चर नंबर 3 के साथ। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलता हूं आपसे इस प्रारंभ सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।